तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक्सपेक्टोरेंट्स को अगर मैं आप लोगों को एक वर्ड में बताऊं तो जो भी हमारे कफ सिरप होते हैं, जैसे हमारा आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा बेनेड्रिल हो गया, टॉरिक्स हो गया, ये जो भी सारे कफ सिरप होते हैं वही होते हैं हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स। यानी एक्सपेक्टोरेंट्स हमारी ऐसी दवाएं होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे कफ को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि जो हमारी खांसी वगैरह होती है। लेकिन यहाँ पे भी दो केस होते हैं। देखो, खांसी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है सूखी खांसी, ठीक है, और एक होती है बलगम वाली खांसी। तो जो बलगम वाली खांसी होती है, ठीक है, बलगम को हम लोग इंग्लिश में स्पुटम बोल सकते हैं। तो जो हमारा स्पुटम होता है ना, तो जब हमें वो वाली खांसी आती है जिसमें बलगम वगैरह होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं। तो expectorants are the drugs that are used in the help that are used to help in removal of sputum from respiratory tract, or we can simply say they are used in the treatment of cough। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जब सांस वगैरह ले रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम लोगों ने कुछ खाया, तो कभी कभी ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए सही नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है ना कि वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस जाते हैं और जाम हो जाते हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है कि देखो, कभी कभी तो जैसे मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो वो मान लो सूखा सूखा फंस गया, तो हमें आती है सूखी खांसी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पुटम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, स्पुटम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्पुटम यानी आप कह सकते हो कि बलगम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्पुटम है ना, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाम हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो हम लोग सांस वगैरह लेते हैं तो हमारी जो जो भी एयर पासेज होते हैं वो इसी के थ्रू तो जाते हैं। तो जब ये यहाँ पे फंस जाता है ना, तो क्या होता है ना कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या होता है कि हमें खांसी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो खांसी आने से क्या होता है, ये स्पुटम जो है हमारा बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी रिलीज को और अच्छे से बढ़ाने के लिए, ठीक है, और खांसी को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं। अब देखो एक चीज आप लोग यहाँ पे समझो, देखो खांसी ना बुरी चीज नहीं होती है। देखो एक चीज अभी आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, अभी जैसे जैसे आप लोग आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे तब आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग की बॉडी के अंदर जितने भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमें खांसी हो गया या फिर हमें बुखार हो गया या फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हमें ये बताने के लिए होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें ना गड़बड़ चल रही हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें सही नहीं है। देखो वो प्रॉब्लम ना एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि वो हमें ना एक मैसेज देने की कोशिश करती है या फिर हमें एक इशारा देती है कि हमारी बॉडी के अंदर ना चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो आप सही कर लीजिए। इसीलिए जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया तो खांसी आती है, ठीक है, या फिर मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन अच्छे नहीं है तो हमें बुखार वगैरह हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको आगे चल के ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगी, अभी ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जब कोई चीज़ यहाँ पे जाम हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हमें खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो उसी खांसी वगैरह की प्रॉब्लम यानी कि कफ को ट्रीट करने के लिए हम लोग अपने एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कफ की, तो द कफ इज अ प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स दैट हेल्प्स टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वही चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई कि खांसी ना हमारे लिए बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करने का काम करता है। जैसे कि ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह फंस जाते हैं तो इसी को क्लियर करने के लिए हमारा एक रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स आप कह सकते हो कि यहाँ से मतलब हमारी पूरे भी जो भी यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारा जो भी इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक फोर्स डालते हैं, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे डालते हैं। तो उसी की वजह से हमें खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब कफ कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, जैसे कि हमारी ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी और प्रोटेक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी। तो ड्राई कफ में यहाँ पे कोई भी स्पुटम का डिस्चार्ज नहीं होता है और प्रोटेक्टिव कफ में यहाँ पे स्पुटम का डिस्चार्ज होता है। और यहाँ पे जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स हैं उनको हम लोग अपने प्रोटेक्टिव कफ को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए हमारा अलग एजेंट होता है, उसको हम लोग एंटीटेसिव बोलते हैं। तो उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है अपने एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सपेक्टोरेंट्स को हम लोग यहाँ पे क्यों यूज करते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी खांसी की दवाएं होती हैं वो दो तरीके से काम करती हैं।
या तो वो क्या करती हैं कि जो भी हमारा स्पुटम है उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देती है, ठीक है, यानी उसको जो है और लिक्विफाई कर देती है, यानी कि थोड़ा सा पतला कर देती है। या तो क्या करती हैं कि इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ स्पुटम। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, जैसे कि ये मान लो हमारा स्पुटम है, बलगम है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक है, विस्कस है, तब तक क्या होगा, ये फंसा रहेगा, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वहीं पे ये पतला हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाए, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आसानी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, देखो दूसरा ये हो गया कि जैसे देखो अभी ये थोड़ा सा है तो जल्दी बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन अगर मान लो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे स्पुटम अगर हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाए, तो हमारी बॉडी उसको कितना कैरी करेगी, उसको बाहर ही निकालेगी। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं ये इन्हीं दो तरीकों से काम करते हैं, या तो फ्लूइडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, या तो फ्लूइडिटी को बढ़ाना या रिड्यूसिंग विस्कोसिटी, वही चीज़ है ना कि गाढ़ापन कम करना या फिर उसको थोड़ा सा पतला कर देना। या फिर क्या करते हैं, बाई इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ स्पुटम, यानी कि जो स्पुटम है ना उसके वॉल्यूम को ही बढ़ा देते हैं। तो इन दो तरीकों से काम करते हैं। अब यहाँ पे इन दो तरीकों की वजह से हम लोग इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स और स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स की, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टमक में इरिटेशन कॉज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को बढ़ा देते हैं, यानी सिंपली जो भी हमारा यहाँ पे जीआईटी होता है ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स यानी कि ऊपर की तरफ का जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पुटम है ना इसका प्रोडक्शन यहाँ पे और बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये किस तरह काम करता है, हम लोगों ने जो देखा कि जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्या करता है, सेडेटिव वाला, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम यानी कि स्पुटम के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, यानी कि हेंस वी कैन से दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ स्पुटम। अब यहाँ पे देखो सेडेटिव का मतलब क्या होता है, सेडेटिव बेसिकली हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि थोड़ा सा नशीली होती हैं। तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि जो हमारे जैसे टॉरेक्स कफ सिरप अगर आप लोगों ने कभी पिया हो या फिर सुना होगा कि वो ना थोड़ी सी मतलब उसको पीने से नींद वगैरह आने लगती है। तो सिडेशन वर्ड हमारा स्लीप से ही रिलेटेड होता है, यानी कि ये थोड़ा नशीली दवाएं होती हैं जिसकी वजह से हमें नींद वगैरह आने लगती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर होती है सेक्रेटरी सेल्स जो कि क्या करती है, फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पे ये ना उनको स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट मतलब कि उसको बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, सिंस दीज ड्रग्स स्टिमुलेट सिक्रेशन मोर फ्लूइड गेट्स प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्पुटम गेट्स डाइल्यूटेड एंड इजिली डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी थ्रू कफ। यानी कि हम लोगों ने जो देखा कि जो हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स का मैकेनिज्म होता है, तो उसमें जो पहला वाला था यानी कि इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी यानी कि जो हमारा स्पुटम है उसको थोड़ा सा पतला कर देना, तो ये उस वाले मैकेनिज्म पे काम करता है। यानी ये करता क्या है, ये हमारी सेक्रेटरी सेल्स को यहाँ पे बढ़ा देता है, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लूइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्पुटम है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है, तो और आसानी से हमारे कफ के थ्रू बाहर निकल जाता है। हेंस वी कैन सिंपली से दीज ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी ऑफ स्पुटम और रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी। देखो दोनों चीज़ें सेम है, फ्लूइडिटी इंक्रीज होना या विस्कोसिटी डिक्रीज होना, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो कि हमें अपने एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो हमारा Ki होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 166 ग्राम पर मोल, साइनोनेम होता है हमारा काली आयोडीडम। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो जब हम लोग यहाँ पे अपने हाइड्रोजन आयोडाइड को पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट कराते हैं तो हमारा यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये हमें जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल या फिर व्हाइट ग्रैनुलर पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ऑर्डरलेस होता है यानी कि कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होता है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है यानी कड़वा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है यानी कि अगर हम लोग खुले में रखेंगे तो हवा में गायब हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज़ सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड अल्कोहल, यानी दोनों में ही सॉल्युबल होता है। और यूजेज की बात करें तो चूंकि हम लोग इसको एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला यूज तो वही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एंटी फंगल एजेंट भी होता है। अब चूंकि ये पोटेशियम आयोडाइड है यानी कि इसके अंदर आयोडीन है तो यहाँ पे आयोडीन सप्लीमेंट की तरह भी हम लोग इसको यूज करते हैं और स्टाइराइन डाईयूरेटिक्स की तरह भी इसको कभी कभी यूज कर लिया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के बारे में तो यहाँ पे देखो जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स में हमारा पहला एजेंट था एसिडिफायर
उसी उसके अंदर भी हमारा सेम कंपाउंड है और वहाँ पे हम लोग इसको ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो जो प्रॉपर्टीज है, यूजेज है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, दोनों में सेम है, वहाँ पे जाके देख लेना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके ऐसे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए आप लोग काफ़ी डिमांड भी कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऐसे है उसको हम लोग अपनी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारा वोल्हार्ड मेथड होता है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे समझना कि ये हमारा ना काफी प्रीवियस मेथड है, यानी आज के दिन में ये वाला मेथड बहुत कम यूज होता है। आज के टाइम में हम लोग इसका ऐसे जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के थ्रू ज्यादा करते हैं, लेकिन पहले हमारा ये मेथड ही यूज होता था। तो हम लोग इसी के थ्रू देखेंगे क्योंकि ये वाला थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब वोल्हार्ड मेथड अगर आप लोग को पता है तो हमारा एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा सा वे करेंगे, ठीक है, 0.2 ग्राम, और उसके बाद 40 ml वाटर में डिजोल्व कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से इसको टाइट्रेट कराएंगे, ठीक है, विथ 5 ml नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे अगर आप लोग को याद हो कि जो हमारा वोल्हार्ड मेथड होता है उसमें हम लोग टाइट्रेशन 2 बार कराते हैं, यानी कि जो हमारा टाइट्रेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा एक्सेज अमाउंट में लेते हैं, फिर जो बच जाता है उसकी हम लोग दोबारा से टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से टाइट्रेशन हम लोग किससे कराएंगे, 0.1 नॉर्मल अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है, यूजिंग 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट एज एन इंडिकेटर। अब यहाँ पे देखो जो हमारी मेन रिएक्शन होती है इस वाले ऐसे में, तो वो होती है हमारी यहाँ पे जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो हमारा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और NH4NaNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो जो हमारा AgNO3 का 0.1 नॉर्मल है, ठीक है, 1 ml, तो वहाँ पे ये जो है हमारे NH4Cl के इतने ग्राम के इक्विवेलेंट होता है और इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी यहाँ पे बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिल जाएगा और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।